डॉक्टर साहब, आज जो अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से कहा गया कि 8 फरवरी को हर साल यौम सियाह के तौर पर मनाएंगे और उस दिन एहतजाज का कहा गया। पॉलिटिकल टर्मोइल अपने अरूज पे पाकिस्तान में, सियासी अदम इस्तेकाम और उसके साथ लिंक्ड है माशी अदम इस्तेकाम और सोशल अनरेस्ट और ख़ित्ते के और दुनिया के वाक़यात जो हैं वो तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं और इंतहाई गैर यकीनी हालात हैं तमाम दुनिया के। मज़ीद जंगें छिड़ सकती हैं, बगावतें हो सकती हैं, खाना जंगी हो सकती है, मुल्कों में मुख्तलिफ इंतशार फैल सकता है, खल्फिशार। ये एक आलमी सतह पे एक मुल्क कैसे रहेंगे, किस तरह चलेंगे, रियासतें कैसे रहेंगी, नक्शे बदल जाएंगे, क्या होने जा रहा है, ये वो फेज़ है। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि जो अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो नेशनल प्रेयर्स ब्रेकफास्ट से उन्होंने ख़िताब किया। ये 1953 से एक वहाँ पे एक रवायत है, ये प्रेसिडेंट आइजनहावर के दौर से, और उसमें है ये है कि कोई 3,500 के करीब दुनिया भर से मुख्तलिफ डिप्लोमेट्स और जो है वो सियासतदान जो कि अमूमन अपोजिशन में होते हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातें और मुख्तलिफ बिजनेसमैन और ये तमाम जो हैं उसमें शरीक होते हैं, 3,500 के लगभग। तो सबसे बड़ा जो डेलीगेशन आज वहाँ पे मौजूद है वो मौजूद है, कोई 100 से ज़्यादा जो लोग हैं वो मौजूद हैं यूक्रेन से, और वो उसके अलावा बाकी मुल्कों से और कांग्रेसमैन और वहाँ पे लॉबीज़ और किसी तरह से अपना जो असर वहाँ पे कायम किया जाए। इस पे मैं कुछ देर बाद में आता हूँ कि यूक्रेन से इतना बड़ा डेलीगेशन वहाँ क्यों किया है इस वक्त। लेकिन उससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बात की गज़ा के हवाले से, तो उसके बाद उन्होंने उसको मज़ीद, अगर मैं उनका दूसरा मैसेज देखूँ जो अब कुछ देर पहले उन्होंने किया है, तो मज़ीद उसमें उन्होंने बात की कि गज़ा जो है वुड बी टर्न ओवर टू यूनाइटेड स्टेट्स बाय इसराइल एट द कंक्लूजन ऑफ फाइटिंग। ये इसराइल के पास नहीं रहेगा, अमेरिका के हवाले हो जाएगा। और पैलेस्टीनियंस जो हैं, पीपल लाइक चक शूमर वुड हैव ऑलरेडी बीइंग रीसेटल्ड इन फार सेफर एंड मोर ब्यूटीफुल कम्युनिटीज़ विद न्यू एंड मॉडर्न होम्स इन द रीजन। यानी अमेरिका के पास ये चला जाएगा और वो चांस होगा एक बहुत अच्छी सेफ ज़िंदगी जो है वहाँ गुजारी जाएगी, यानी इसराइल के पास नहीं होगा, अमेरिका का हिस्सा बन जाएगा गज़ा। और अमेरिका जो है वर्किंग विद ग्रेट डेवलपमेंट टीम्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो आहिस्ता आहिस्ता केयरफुली बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट वुड बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट स्पेक्टेकुलर डेवलपमेंट्स ऑफ इट्स काइंड ऑन अर्थ। नो सोल्जर्स बाय द US, कोई फौजी नहीं होगा अमेरिका का, वुड बी नीडेड, कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, फौज की ज़रूरत ही नहीं होगी, और यहाँ पे स्टेबिलिटी फॉर द रीजन वुड रिंग। अच्छा जी, ये उसके नतीजे में इस्तेकाम आ जाएगा। अब यहाँ पे 2-3 बातें बड़ी अहम। पहली बात तो ये है कि जो पहले जो अरब या मुसलमान हुक्मरां प्रेसिडेंट ट्रंप से जिनकी मुलाकात होगी वो उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोइम, और वो रवाना हो गए। 11 तारीख को उनकी मीटिंग है, लेकिन उससे पहले उन्होंने फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की है, और उसके बाद वो लंदन में उनका क़याम होगा और फिर वो अमेरिका पहुंचेंगे। और ये एक मेरा ख़्याल है कि ना सिर्फ उर्दन का बल्कि तमाम अरब ममालिक का, तमाम दुनिया का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है जो आने वाले दिनों में सबके सामने आ रहा है। अच्छा, इसमें अब 2-3 बातें यहाँ पे अहम हैं। पहली बात तो यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको डबल डाउन किया, यानी दोबारा दोहराई ये बात, ठीक है। और ये उस रद्दमल के बाद दोहराई है जो कि रद्दमल अरब ममालिक का आ गया, जो है वो कई उनके इत्तेहादी मुल्कों का आ गया और यूरोप का आ गया। और आज जो इसराइल के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने ये जवाब दिया है कि उन्होंने यूरोप से कहा है कि उनसे पूछा गया कि ये कहाँ जाएंगे, जो इसराइली वज़ीर ख़ारजा का, उनसे पूछा गया कि ये कहाँ जाके सेटल होंगे, तो उन्होंने कहा वहाँ जाके सेटल होंगे जहाँ जो मुल्क इनकी हमायत कर रहे हैं, स्पेन है, नॉर्वे है, कनाडा है, तो इन मुल्कों में वो जाके बस जाएँ। और यूरोप की तरफ उन्होंने ख़ास इशारा किया, उन्होंने अरब ममालिक का नाम नहीं लिया, उन्होंने यूरोपीय ममालिक का नाम लिया।
उन्होंने कहा कनाडा में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, नॉर्वे, स्पेन, क्योंकि स्पेन की तरफ से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया था, यूरोप की तरफ से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया। यूरोप थोड़ा सा ज़रा देर से जाग रहा है, यूरोप को थोड़ा उठने में ज़रा देर लग रही है, यूरोप को जागने में देर लग रही है कि ये क्या हो क्या रहा है, ठीक है। और यूरोप को इस बात का अच्छी तरह इल्म है कि वहाँ पे जो जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल हैं, वो बड़े उन्होंने अवार्ड्स लिए। ये पिछले 10-15 सालों में दुनिया भर के अवार्ड्स उन्होंने लिए, जर्मन चांसलर ने, एंजेला मर्केल ने। और वो इसलिए उन्होंने लिए कि वो ये जो इमिग्रेंट्स की पॉलिसी थी, जो सीरिया में जो खाना जंगी हुई, उस खाना जंगी के नतीजे में सीरिया से, शाम से लोग वहाँ जाते रहे और वो जो है अवार्ड्स इंसानी हकूक़ के वसूल करती रहीं। और उसका नतीजा ये निकला कि आखिर में जाके वो इतने ज़्यादा लोग वहाँ पहुँच गए यूरोप में कि वो उनकी हुकूमत को भी खा गए, एंजेला मर्केल की, चांसलर की। और ना सिर्फ उनकी हुकूमत को खा गए वहाँ, बल्कि वहाँ पर जो है वो दाएं बाजू यानी फार राइट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने ज़ोर पकड़ लिया। और ज़ोर इसलिए पकड़ा कि वहाँ पे इतने ज़्यादा बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स पहुँच गए थे, ये सीरिया की खाना जंगी के दौरान जो दाइश और ये सारा हुआ। और दूसरी बात जो है, लेकिन इसमें एक यहाँ पर एक आप समझें कि एक बड़ी मुख्तलिफ सी बात भी है, और वो ये है कि जो इलॉन मस्क हैं वो AFD या बाकी जिन जमातों के साथ हैं, या जिनके साथ वो समझते हैं कि वो बहुत अच्छा उनका अलाइंस बनने जा रहा है, चाहे वो जर्मनी में हो, चाहे फ्रांस में हो, बाकी हो, ये सारे वो पार्टीज़ हैं जो फार राइट हैं। और अगर आप जर्मनी की फार राइट AFD का हिस्ट्री देखें तो जर्मनी की फार राइट जो है वो उस पर इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो जो नाजी पार्टी थी हिटलर की, उनके साथ अपने आप को लिंक करती रही है माजी में। और इसीलिए वो हम प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं, इलॉन मस्क ने पिछले दिनों जब खिताब किया AFD पार्टी से, तो उसमें उन्होंने कहा कि माजी की गलती से निकल के जर्मन्स को आगे बढ़ना चाहिए। इस पर हमने डिस्कस भी किया था इस प्रोग्राम में। अब माजी की गलती क्या थी? उनका इशारा यकीनन हॉलोकॉस्ट की तरफ था कि हॉलोकॉस्ट से जो है निकल के, तो ये जो बात हुई कि हॉलोकॉस्ट से निकल के, तो ये जो भी वहाँ पे यूरोप में सूरत-हाल बन रही है वो वहाँ के ज्यूज़ के लिए तो अच्छी नहीं है, क्योंकि वहाँ फार राइट जो है वो नाजी पार्टी, और फिर नाजी पार्टी से वो हॉलोकॉस्ट और यहूदी वहाँ से निकले थे और यहाँ पर आए थे, और यूरोप से, और हिटलर और वो सारी हिस्ट्री है। तो वो जो AFD है वो अपने आप को लिंक करती है, या उसके जो मुखालफिन है वो लिंक करते हैं उसको नाजी जर्मन पार्टी से। तो ये एक बड़ा इसमें ये बड़ी अजीब सी ट्रिकी सिचुएशन है कि क्या ये जो पार्टीज़ वहाँ पे उभर के आ रही हैं सामने यूरोप में, इस तमाम जो नया नक्शा है जो कि जिनको ट्रम्प इंतज़ामिया सपोर्ट कर रही है, ये वो पार्टीज़ हैं जो कि यहूदियों के ख़िलाफ़ रही हैं माजी में, जिन्होंने यहूदियों को निकाला वहाँ से, और जिसके नतीजे में वो यहाँ आए और यहाँ के आबाद हो गए। अच्छा, ये एक तो बात, ये बात जो है यहाँ में। दूसरी बात ये है कि जो गज़ा है उसके हवाले से उन्होंने एक तो यूरोप की तरफ बात की। यूरोप अब उठ रहा है और ये समझने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि देखें जब नया नक्शा बन रहा है ना, तो नए नक्शे जो हैं वो हर सतह पे बनने जा रहे हैं। ना सिर्फ ये कि जोग्राफिया, बहरहाल ये किसी ना किसी सूरत में जोग्राफिया तब्दील हो जाएगा कुछ अर्से में, हम देखेंगे कि ये देखिए ना यूक्रेन को, ये हमारे इस प्रोग्राम के दौरान जो है वो यूक्रेन और ये बांग्लादेश और आगे पीछे दाएं बाएं जो सारा, हसीना वाजिदा तकरीर कर रही थी तो उस पर वहाँ पे लोगों ने आग लगा दी, हमला कर दिया। हसीना वाजिद इंडिया से तकरीर कर रही थी, वो इंडियन जो बांग्लादेश में इंडियन हाई कमिश्नर हैं उनको बुला के एहतजाज हो रहा है इस वक्त, ठीक है ना। वहाँ पे एक अच्छी खासी सूरत हाल डेवलप हुई है बांग्लादेश के अंदर। अच्छा, तो अब बात यह है कि ये नए नक्शे और नया यानी अब आप ये देखें कि नेटो का क्या मुस्तकबिल है, किसी को नहीं पता। EU किस सूरत में होगी, किसी को भी नहीं पता। EU क्या होगी, नेटो, शेंगन, ये सारे वो हैं ना जो पोस्ट कोल्ड वॉर ये सारे बने थे, या पोस्ट कोल्ड वॉर कहते हैं, नहीं पोस्ट कोल्ड वॉर कहें आप, या इसको ऐसे समझ लें कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सारे जो अदारे बने थे अभी बेकार हो गए। अमेरिका अगर यूनाइटेड नेशंस से निकल रहा है और बहुत सारे उनकी ज़ैली तंजीमों से निकल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है वो ये अदारा ही बेकार हो गया, ठीक है। इसराइल भी अपने आप को निकाल रहा है,
और ये जो बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ और ये सारे अदारे, ये भी हेग वेग के सारे बेकार हो गए, क्योंकि जब उनके साथ प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ नेतन्याहू बैठा है तो नेतन्याहू को तो गिरफ्तार हो जाना चाहिए था अमेरिका में उतरते ही, बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ का जो वारंट है उसके बाद। तो उसका मतलब ये है कि ये सारे अब अदारे बेकार हो गए, ये सारा जो एक नक्शा और ये इदारे। और ये मार्को रूबियो जो हैं वो नहीं जा रहे इसमें G20 समिट में, जो कि साउथ अफ्रीका में हो रही है। तो G20 में अब G20 की क्या हैसियत होगी? G20, G7, यहाँ पे क्या मुख्तलिफ मुल्कों के लोग बैठ के क्या इन हालात में क्या बात करेंगे? तो ये सारा जो है ये सिलसिला तितर बितर हो रहा है। अच्छा, अब गज़ा में तो उन्होंने एक तो ये कहा कि जी, दूसरा बात जो है वो इसराइल के जो वज़ीर ख़ारजा हैं कांस, उन्होंने जो है वो अपनी, और उनके डिफेंस मिनिस्टर ने, उन्होंने सब ने अपनी इसराइल की फ़ौज को कह दिया है कि आप प्लान तैयार करें यहाँ से गज़ा से लोगों को निकालने का, जो कि ज़मीनी रास्ते से भी होगा और समंदरी रास्तों से भी होगा और फ़ज़ाई रास्तों से भी होगा। तो तकरीबन 18 लाख फ़लस्तीनी इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं, और चूँकि वहाँ पे शदीद गर्द का तूफ़ान आ जाया हुआ है, तो उसमें 2 फ़ौजियों के तो मरने की इतलात आ रही हैं, जो क्रेन गिर गई और इसराइल के 2 फ़ौजी मर गए। लेकिन वहाँ पे गर्द का तूफ़ान इतना ज़्यादा है कि उसमें बीमार बच्चे, औरतें, उनकी दवाइयाँ रुक रही हैं, उनको अब किसी वक्त कुछ भी नहीं पता कि क्या दोबारा जंग छिड़ जाए, क्या हो जाए। वो सारा मामला जो है अपनी जगह पर रुक गया है, ठीक है। और ये लोगों को याद दिला रहा है नकबा। नकबा का मतलब है, नकबा जो है ये दुनिया की तारीख़ का एक बड़ा अलमिया है, ये जो लफ्ज़ है नकबा, और ये दुनिया की तारीख़ का बहुत बड़ा अलमिया है। और ये 1948 15 मई को जो है हर साल इसको एक सोग के तौर पे मनाते हैं दुनिया में। और ये नकबा जो है ये वो दिन है जब 1948 में कोई 8 लाख फ़लस्तीनियों को जो है वो अपने घरों से निकाला गया था, बेदखल किया गया था, और उनके गांव जला दिए गए थे। उनको जो है वो कई मोहल्ले, कई इलाके, कई खेत, जहाँ पे सदियों से या हज़ारों साल से फ़लस्तीनी ख़ानदान उनके मुकीम थे, तो उनको ज़बरदस्ती वहाँ से निकाला गया था, 8 लाख लोगों को। तो उसको नकबा के तौर पे, नकबा का मतलब है तबाही, तबाही, बर्बादी अरबी में। तो वो नकबा जो है वो एक दोबारा नकबा की याद ताज़ा हो रही है दुनिया में कि ये ज़बरदस्ती लोगों को निकाला जाएगा तो कहाँ रखा जाए, क्या किया जाएगा इनके साथ। और यहाँ पर जो है वो अरब दुनिया जो है, ये मुसलमान दुनिया या अरब दुनिया, इसमें, और ये मैंने आपसे कहा ना कि OIC, अरब लीग, यूनाइटेड नेशंस, अब सवालात उठ रहे हैं ना कि भाई व्हाट नेक्स्ट। यानी सऊदी अरब ने कहा कि हम ताल्लुकात बहाल नहीं करेंगे, तो इसका कोई, उन्होंने कहा कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने कल भी बात की थी ना कि इसराइल का है कहना है ये कि ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं है कि सऊदी अरब के साथ हम ज़रूर अपने ताल्लुकात बहाल करें। और ये अब्राहम एकॉर्ड जो हैं वो भी हवा में कहीं तहलील हो गए, जो कि 2020 में 4 मुल्कों के साथ, इस्लामी मुल्कों के साथ साइन हुए थे। उन्होंने कहा हो या ना हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भाई ट्रंप हमारे साथ है तो फिर कोई इशू नहीं है। ये जो दौर है ना, अच्छा मैं यहाँ पे एक बात और बताता चलूँ, ये ध्यान में रखिएगा बात को कि, और जो दोस्त अहबाब भी ये प्रोग्राम देखते हैं, और आज से कोई 20-21 साल पहले एंड ऑफ टाइम्स के नाम से मैंने एक प्रोग्राम किया था, प्री यूट्यूब, ठीक है ना, प्री फेसबुक दौर में, तो DVDs पे लोगों ने देखा हो, यूट्यूब पे तो उसमें काफ़ी तफसील के साथ मैं चूँकि बहुत सारी बातें कर चुका हूँ, लेकिन मैं उसमें से कुछ बातें इसलिए दोहरा देता हूँ कि ज़ाहिर है कि वो ऐसी हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि बहुत सारी बातें उसमें जो है वो 2-3 एपिसोड्स उसमें रोक दी थी मैंने, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो बातें इतनी दुरुस्त होंगी। तो उस वक्त बड़ा वो लोग जो है ना वो उस पर तंज करना शुरू कर देते थे, तो इसलिए वो निकाल भी दी थी। लेकिन आज अगर मैं वो देखता हूँ अपने नोट्स पुराने, तो मैं हैरान होता हूँ कि मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे उस वक्त ये सारी बातें डिस्कस की थी। मैं गज़ा के हवाले से आपको सिर्फ वो बताऊँ कि गज़ा जो है वो जो मज़हब के लिहाज से, यानी जो फाइनल हरमजदौन है, आर्मगेडन, उसका मैदान जो है वो यरूशलेम से
मशरिक की तरफ है, यानी वो उसमें फिर दमिश्क, इराक और यरूशलेम और ये सारे हैं। गज़ा जो है, तल अवीव और गज़ा दूसरी तरफ है। पहली बात तो ये ध्यान में रखें। दूसरी जो बात है, जो मैंने नकबा की बात की कि नकबा, मैं इस पे आता हूँ भी दोबारा कि आर्मगेडन का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूँ और क्या इस वक्त इसकी रेलिवेंस क्यों है इस बात की। ये जब बेलफोर डिक्लेरेशन साइन हो गया, जो मैंने कल भी बात की थी कि 1917 में ये बेलफोर डिक्लेरेशन साइन हो गया और उसके नतीजे में जो है वो ऐलान हो गया। यहाँ पे 94% जो है वो यहाँ पे आबादी थी जो इन इलाकों में, वो फ़लस्तीनी थे और 6% जो है वो यहाँ पे यहूदी आबाद थे 1917 में जब ये हुआ। लेकिन 4-5 सालों के बाद जो बरतानिया का रिकॉर्ड दिखाता है तो यहाँ 10% यहूदी आ गए थे और उसके बाद जो है वो 90% फ़लस्तीनी तो आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गया था और यहाँ पे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस बन गई थी।